हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे होंगे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। आज हमारा विषय है 1857 की क्रांति। तो जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक महान क्रांति थी। तो हम आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में, जो डीप यानी कि गहराई से हम आज उसका अध्ययन करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआती यानी कि शुरुआती का टाइम पीरियड क्या था, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ऐसा क्या माहौल बना कि 1857 की क्रांति क्या हुआ, आरंभ हो गया। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति है ना, यह इसका बीजारोपण अर्थात हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का बीजारोपण प्राय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही प्रारंभ होना शुरू हो गया था। जैसा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आए थे, भारत आए थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए तो इसका दो सिद्धांत था। पहला सिद्धांत था कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना और दूसरा था व्यापारिक शोषण। तो जैसा कि उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ावा तो दे दिया, अपने साम्राज्य का तो काफी विकास किया, साथ ही साथ वह क्या करता था, व्यापारिक शोषण करता था। और ये शोषण मतलब कहते हैं कि ये जो शोषण जो होता गया ना, शोषण किसका हो रहा था। अब आप ही लोग बताइए कि आप ही के घर में रहा जाए, आप ही का खाना खाया जाए और आप ही पे हुकूमत चलाया जाए, आप ही का शोषण किया जाए, तो ये आप कब तक बर्दाश्त करोगे। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत देश में रहते थे, यहाँ का खाना खाते थे, यहीं पे रहते थे, मतलब अपनी आवश्यकता की सारे कार्य को यहाँ संपन्न करते थे। लेकिन हम ही पे अपना क्या करते थे, हुकूमत चलाने लगे, हमारा शोषण करने लगे। और इससे त्रस्त जो जनता थी वह समय समय पर विद्रोह भी करना शुरू कर दिए। और इसी प्रकार से कुछ विद्रोह जो थे, हम ये दिखाना चाहेंगे कि उस समय शोषण से त्रस्त लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए, जिसमें प्रमुख हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बेल्लोर में 1806 में, मतलब अंग्रेजों के जो सताए हुए लोग थे, जिसका शोषण किया करते थे, उस लोगों ने 1806 में बेल्लोर में क्या कर दिया था, क्रांति कर दिया था। उसी समय बैरकपुर में भी 1824 में क्या हो गया था, विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा, जिसका शोषण किया गया था। छोटे छोटे किसान वर्ग, मजदूर थे, ये सब लोग क्या किए, विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। जैसा तीसरा विद्रोह है फिरोजपुर में, फरवरी 1842 में 34वें रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, किसके, अंग्रेजों के खिलाफ। वहीं पे 1816 में बरेली में भी उपद्रव किया गया था। और 1855 में 55-56 में संस्थानों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये क्रांति, ये छोटी छोटी क्रांति, छोटे छोटे उपद्रव अचानक 1857 में एक भयावह रूप लेती है। और यही भयावह रूप हमारा 1857 के महान क्रांति के नाम से जाना जाता है। और तो यही छोटी छोटी क्रांति आगे भयावह रूप लेती है। ठीक है बच्चों, और हमने पहले ही बता दिया कि 1857 की जो क्रांति का बीजारोपण, अब देखिए बीजारोपण करने का मतलब क्या है कि ये मतलब यहां से 1857 की क्रांति का क्या होने लगा, शुरुआत होने लगा। अब हम बात करते हैं 1857 के जो विद्रोह का स्वरूप क्या था, मतलब आखिर क्यों विद्रोह मतलब होना शुरू हुआ था। तो इसमें इतिहासकार का अपना विभिन्न मत है। बहुत सारे इतिहासकार ने 1857 की विद्रोह का अलग अलग नाम दिया, जिसमें हम कुछ इंपोर्टेंट नाम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये यहाँ जैसे दिया है, जैसे कि ये देखिए के मालसेन, होम्स, लॉरेंस, ये सारे इतिहासकारों ने क्या किया, कहा कि 1857 की जो क्रांति थी यह एक सैनिक क्रांति थी। और इसमें जन साधारण का क्या था, कोई सहयोग नहीं था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो गया, सहयोग क्यों नहीं था भाई, क्योंकि 1857 की क्रांति जिन्होंने मतलब के मार्सेन, होम्स, लॉरेंस, इन्होंने जो कहा कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, तो इस विद्रोह में जन साधारण का क्या था, सहयोग नहीं था।
सहयोग उसी व्यक्ति का था जो अंग्रेज के सताए हुए थे, अंग्रेजों से शोषित हुए थे। उन्हीं लोगों का सहयोग था 1857 की क्रांति में। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सैनिक विद्रोह था। वहीं पे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ईसाइयों के प्रति धर्म युद्ध था। तो वहीं पे कोई और इतिहासकार आए जिन्होंने ये कहा कि ये श्वेत और काले के बीच सर्वश्रेष्ठता का युद्ध था। मतलब कि नहीं काले नहीं बड़े हैं, उजले बड़े हैं, नहीं उजले बड़े नहीं है, काले बड़े हैं। तो ये भी 1857 की क्रांति का एक हिस्सा है। वहीं पे एक और व्यक्ति थे जॉन सीले, जिन्होंने डलहौजी का विलय नीति का सबसे प्रमुख कारण माना। मतलब 1857 की क्रांति का विलय जी ने, मतलब जॉन सीले ने, इन्होंने यह बताया कि 1857 की क्रांति डलहौजी के विलय नीति का एक प्रमुख कारण है, जिसे हम राजनीतिक कारणों में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और उसी में से एक व्यक्ति थे होम्स, जिन्होंने ये बताया कि ये क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में कुछ भारतीय लोगों ने यूरोपीय अर्थात अंग्रेजी सेना को मारे थे, तो वही अंग्रेजी सेना ने भी पलटकर वार किया था। मतलब ये होम्स जी दोनों पक्षों को क्या करते हैं, दायित्व मानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ओके बच्चों, इन्होंने कहा कि अगर लखनऊ, दिल्ली और कहा, लखनऊ, दिल्ली और कानपुर की बात करें, लखनऊ और दिल्ली और कानपुर की बात करें, तो यहाँ पे कुछ भारतीयों ने अंग्रेजी बालकों, स्त्रियों को क्या किया था, हत्या किया था। तो वहीं अंग्रेजों ने भी बहुत सारे भारतीय लोगों को मौत का घाट उतार दिया। उसी अंग्रेज सेना में एक थे, कौन, हडसन थे। इन्होंने दिल्ली पर गोलियां चलवा दी हम भारतीयों पर। वहीं एक व्यक्ति था नील, जिन्हें ये घमंड, इस बात का घमंड था कि सैकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमा का हम फांसी दे दिए। मतलब नील को ये घमंड हो गया था कि हमने तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि हमने भारतीयों पर बिना मुकदमा किए ही क्या किए, उसको फांसी की सजा सुना दिए। वहीं पे एक जगह है बनारस, जहां पे बच्चों को क्या कर दिया गया था, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया। वहां पे बच्चों को भी फांसी दे दिया गया। शायद हमें लगता है कि इलाहाबाद में कोई ऐसा पेड़ बचा था जहां पे भारतीयों को फांसी पर लटकाया नहीं गया हो। ठीक है बच्चों, वहीं पे बेंजामिन डिज़रेली थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना। मतलब ये व्यक्ति बेंजामिन जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या माना, राष्ट्रीय विद्रोह माना। और वहीं पे एक व्यक्ति थे वीर सावरकर जी, जिन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना। किसका, 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना। हम, अगर आप लोग को ऐतराज ना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो जैसा कि हमने बता दिया विभिन्न इतिहासकारों के बारे में, और इसी में से एक और इतिहासकार थे डॉक्टर मजमूदार तथा डॉक्टर सेन। इनका ये मानना था कि 1857 की जो क्रांति है ना, वो किसी योजना के तहत नहीं हुआ था, एक सचेत योजना के तहत नहीं हुआ था, तथा इसमें कोई कुशल व्यक्ति नहीं था या कोई ऐसा सिद्धस्त योद्धा नहीं था जो इसको सही मार्ग पे ले जा सके। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लीजिए कि अगर आप पढ़ने के लिए आए हो, अगर आपको शिक्षक महोदय बेहतर तरीके से ना पढ़ाए तो वहां आपका पढ़ना जायज नहीं है। क्या जायज है? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए अगर उसका सही मार्गदर्शक आपको नहीं मिला ना, तो फिर आप सही राह पे नहीं भटक जाओगे। सही राह से आपके पास सही रास्ता रहेगा, फिर भी आप भटक जाओगे। ठीक उसी प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई, ये क्रांति तो हुई, लेकिन इसमें कोई कुशल व्यक्ति का सहयोग नहीं था। अगर बात हम नाना साहब की करते हैं, तो नाना साहब मार्च और अप्रैल में गए थे लखनऊ। नाना साहब कब गए थे? मार्च और अप्रैल में लखनऊ गए।
लेकिन वहां पे क्रांति कब का शुरुआत कब हो गया, मई में हो गया। तो ये बात को वो प्रमाणित नहीं करता है कि 1857 की क्रांति का एक निश्चित योजना बनाया गया होगा। इसमें भी ऐसे लिखा था, देखिए नाना साहब मार्च अप्रैल में कहा गए, लखनऊ गए थे, और वहीं पे युद्ध कब हो गया था, मई में हो गया था। तो क्या ये इस बात को प्रमाणित करता है कि 1857 की क्रांति करने हेतु एक योजना बनाया गया था? नहीं बनाया गया था। अगर नाना साहब विद्रोह के लिए आगे बढ़े, ये सही है, लेकिन विद्रोह के लिए आगे उस समय बढ़े जब उनका दूत कहां, लंदन से पेंशन लेने में असफल रह गए। तब नाना साहब ने क्रांतियों के लिए क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया। और उन्होंने क्रांति के समय पीरियड में ये कहा भी था कि हम अंग्रेजों से तब बात करेंगे जब उनका पेंशन मिल जाए। तो ये इन सारी बातों को हम जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 1857 की क्रांति में ना तो एक किसी प्रकार का योजना बनाया गया था, ना ही कुशल व्यक्ति का उसमें योगदान था। अगर आप बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर दिल्ली का सम्राट नहीं था, और वो अपने स्वेच्छा से नेता नहीं बने थे। उन्होंने बहादुर शाह ने सेना की बातों को रखने के लिए, मतलब सेना ने उन्हें मजबूर कर दिया अपना नेता बनने पर। तो यहाँ बहादुर शाह भी एक योग्य नेता के रूप में क्या हो गए, योग्यता नहीं निभा पाए। अरे भाई, ये क्या थे, कुंवर सिंह थोड़ी है, वीर कुंवर सिंह, जिसे कहा गया कि 80 वर्ष की हड्डी में जगा जोश पुराना था। ये वृद्ध व्यक्ति थे, इनमें युद्ध करने की निपुण क्षमता थी, लेकिन उसके शरीर का जो है ना, वो कुछ लायक नहीं था। मतलब कहने का मतलब क्या, भाई युद्ध करने जा रहे हैं आप, तो युद्ध करने के लिए आप में एक एनर्जी होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक कुशल योद्धा होना चाहिए, जो ये सब में दिख नहीं रहा था। यहाँ पे नाना साहब की बात करते हैं या बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, तो इस सब में उतनी योग्यता नहीं थी जितना एक युवा पीढ़ी में होता है, एक कुशल नेतृत्वकर्ता में होना चाहिए, वो इन व्यवस्था में नहीं था। यही कारण से शायद 1857 की क्रांति असफल रही। और अगर हम बात करते हैं इसके 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, तो इसमें एंगोल इतिहासकार एक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को एक प्रमुख योगदान माना 1857 की क्रांति के लिए। लेकिन यह चर्बी वाला कारतूस जो है, यह तत्कालीन कारण था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे विस्तारित रूप से, लेकिन इससे पहले हम अपने आधुनिक इतिहासकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आधुनिक हमारे इतिहासकार कि जून 1757 के पलासी के युद्ध में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेजों की हत्या कर दिया गया था। और ये हत्या महज एक हत्या नहीं था, ये जलते हुए आग में घी डालने के समान था, क्योंकि लगभग 100 वर्षों की गुलामी के दरमियान कोई भी योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की वो चिंगारी नहीं जला पाई जो मंगल पांडे ने जला दिया। मतलब मंगल पांडे का एक साहस ने उन सभी छोटे क्रांतिकारियों को एक हवा प्रदान कर दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के दरमियान हुआ था। कौन? बैरकपुर में हुआ था, 34वें रेजिमेंट के द्वारा हुआ था। वो सब अब जागरूक हो गए और 1857 की क्रांति का एक नया मार्ग क्या हो गया, स्थापित हो गया, और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी बगावत की और ले जाने का इशारा था। वहीं पे हम बात करते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। तो राजनीतिक कारण में तो हमने पहले बताया था डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति। तो ये राजनीतिक कारण में अहम भूमिका निभाता है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति या विलय नीति। हड़प नीति में इसके द्वारा क्या किया,
बहुत सारे राज्य को अपने में विलय कर लिया गया था। और एक था व्यापक नीति, मतलब लॉर्ड डलहौजी जो था वो अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए अपने हदों से भी गुजर गया था। और इन्होंने लगाया था विलय नीति, जिसे हम हड़प नीति कहते हैं, वही था व्यापक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह ऐसा कहा गया था कि जो राजा निसंतान है वह बच्चों को गोद नहीं ले सकता है और उसका राज्य अंग्रेजों के अंदर चला जाएगा। मतलब जाहिर सी पहले क्या था, वंशानुगत शासन व्यवस्था था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पे व्यापक सिद्धांत लागू कर दिया कि भाई जिसका संतान नहीं है उसका राज्यपाट हमारे अंदर में आ जाएगा। और क्या हुआ कि इस सिद्धांत के तहत बहुत सारे राज्य जो था वो किसके अंदर चला गया, लॉर्ड डलहौजी के अंदर, अर्थात ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, जिसमें प्रमुख था हमारा सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर। ये सब जो थे ये व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत किसके अंदर चला गया, लॉर्ड डलहौजी के अंदर चला गया, यानी ब्रिटिश सरकार के नीति के तहत। तो ये क्रांति। अब एक बात बताइए, जिसका राज छिन जाए, जिसका अपना प्रजा वितरित हो जाए, खंड खंड में विभाजित हो जाए, तो क्या उसका ज्वालामुखी फटेगा कि नहीं फटेगा। और धीरे धीरे ये ज्वालामुखी अब भयावह रूप लेने की कगार पे आ खड़ा हुआ और एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। 1857 की क्रांति का एक नया आलम अब आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं, नया झांकी दिखाने जा रहे हैं कि किस कदर 1857 की क्रांति एक महान क्रांति की और महान क्रांति के नामों से जाना जाता है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।